हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDFGS गुरु में। दोस्तों, हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे। रसायन विज्ञान में हमने इससे पहले लेक्चर पढ़ा था विविध विविध का। आज पार्ट 2 होगा। वो विविध पार्ट 1 था और ये विविध पार्ट 2। आज हमारा रसायन विज्ञान संपन्न। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी आगे आपको क्या करना है, फिर मैं प्लान करूँगा क्या करना है। अभी देखो यूपी पैट आ रहा है, उस पैट के लिए सबसे पहले तैयारी करते हैं। फिर दिल्ली पुलिस आ रहा है, उसके बाद में SSC GD वाला आने वाला है। अब 3-4 एग्जाम लगातार हैं 3-4 महीने में, तो बिल्कुल तैयारी कर लो एकदम मजबूत तरीके से, है ना। अभी देखो, मैथ रीजनिंग सब बनाते हैं। GS जो बढ़िया बनाएगा, जिसका GS अच्छा होगा, वो दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्शन लेगा, पैट में भी सिलेक्शन लेगा, GD में भी सिलेक्शन लेगा, सब लेंगे, ठीक है। तो इसलिए GS पे फोकस रखो, GS को पढ़ो। और ये घटना चक्र जो मैं लगवा रहा हूँ, इसी के प्रीवियस ईयर को, ये प्रीवियस ईयर है घटना चक्र, तो इन्हीं को लगा लो। और मैं कह रहा हूँ 100% श्योर है, इसी से क्वेश्चन आना ही आना है। इतना आएगा कि आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे। आप क्या चाहिए, PhD करनी है क्या? सेलेक्ट ही तो होना है। चलो, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुएं एलिमेंट्स में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका होता है? फास्फोरस का। देखो अभी पढ़ लो थोड़ा। इसके एक सिरे पर, माचिस के तिली के एक सिरे पर किसी फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप किया जाता है। माचिस की तीलियों के सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का उपयोग करते हैं। किसका? जिलेटिन का। अगला देखो, किसका उपयोग दियासलाई के निर्माण में किया जाता है? तो पढ़ लिया क्या? लाल फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस? तो है कौन सा? रेड फास्फोरस। दियासलाई माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड यानी P2S3 का उपयोग करते हैं। सेफ्टी माचिस बनाने में चीड़ की लकड़ी सलाइयों के सिरे पर चीड़ की लकड़ी की सलाइयों के सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड, गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। और रगड़ने वाली जगह जहाँ रगड़ते हैं ना, डिब्बी के किनारे पर, वहाँ पे लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूर्ण और गोंद का प्रयोग। गोंद और एंटीमनी सल्फाइड दोनों में हो गया। रेड लेड भी हो गया। रेड लेड उसमें हो गया किस पे? तिल्ली पे। और यहाँ पे हो गया रेड फास्फोरस, ठीक है। ये ध्यान रखना बस। कौन जब वायु अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है, स्वतः चमकने लगता है? तो कौन? फास्फोरस ही होता है। श्वेत फास्फोरस। ये वाइट फास्फोरस है, रेड नहीं है। देखो, अंधेरे में सफ़ेद फास्फोरस को वायु में रखने पर उसमें से पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है। सफ़ेद धूम्र बनते हैं जिसकी गंध लहसुन जैसी होती है। सफ़ेद फास्फोरस की इस दीप्ति यानी ग्लो को रासायनिक संदीप्ति यानी केमी लुमिनेंस सेंस लुमिनेसेंस बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? रासायनिक संदीप्ति कहते हैं। वायु से बचने के लिए सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। किसमें? देखो, पोटेशियम सफ़ेद फास्फोरस को किसमें? जल में। और सोडियम को रखते हैं किसमें? केरोसिन के तेल में। याद रखना दोनों चीज़ को, क्योंकि साधारण ताप पर वायु में यह स्वतः जलने लगता है, इसलिए इसको सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखते हैं। नैनो ट्यूब्स किसने बनाई? तो आईजीमा। आईजीमा ने 50 में बी ऑप्शन। आईजीमा ने सुमियो आईजीमा एक जापानी भौतिकविद थे, उन्होंने नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किया, आईजीमा ने। अगला देखो, निम्नलिखित में से किन ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये कावरत्ती, लक्षद्वीप में। विश्व का प्रथम निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण संयंत्र यानी डिसैलिनेशन प्लांट भारत के लक्षद्वीप के कावरत्ती में संस्थापित किया गया था। यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन करेगा। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ है? लक्षद्वीप में, कवारत्ती। पढ़ लिए हम लोग। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधार के लिए मतलब क्षारीय भूमि के सुधार के लिए है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम भी बोलते हैं इसको। क्षारीय मृदाओं में विनिमय योग्य सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे पौधों की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत में जैसे जैसे वृद्धि होती है, वैसे वैसे मृदा के जल संचयन तथा जल चालकता में अभाव होता है। भूमि की अधिक क्षारीयता के कारण घुला हुआ जैविक पदार्थ मृदा के कणों की सतह पर जमा हो जाता है, उसका रंग काला हो जाता है। इस प्रकार भूमियों के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। जैसे सुधारक की आवश्यकता होती है, जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट। अगला, कौन सा मृदा से संबंधित है? तो इडेफिक होता है, इडेफिक, ए ऑप्शन। इनमें और इडेफिक द्वारा मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषता संबंधित है, भौतिक और रासायनिक विशेषता, इडेफिक। ओके, अगला देखो, चलो। हाँ, पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी स्थूल स्थूल पदार्थ और सूक्ष्म पदार्थ। तो
मैक्रो है पोटेशियम, बाकी बोरोन, जिंक, क्लोरीन ये क्या है, माइक्रो है। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी पादप वृद्धि एवं स्वास्थ्य हेतु अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, इन्हें सूक्ष्म पदार्थ यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे मैग्नीज, कॉपर, बोरान, आयरन, क्लोरीन, मालबेडनियम, ये पढ़ लिया हम पहले भी। जिंक को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है ना, ये जिंक वगैरह। जबकि पोटेशियम क्या है, मैक्रो है, स्थूल है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, स्थूल पोषक तत्व है। ओके, अगला देखो, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है। द्रवित हाइड्रोजन, द्रवित ऑक्सीजन मतलब जो लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन है, उसको प्राप्त करने की तकनीकी क्या कहलाती है, तो कि क्रायोजेनिक्स कहलाती है। अब समझो, क्रायोजेनिक्स वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। एक क्रायोजेनिक वायु शोधन संयंत्र में हवा में पाई जाने वाली प्राकृतिक ऑक्सीजन के आंशिक आसवन द्वारा द्रवित ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग अंतरिक्ष रॉकेटों में किया जाता है। किसमें, अंतरिक्ष रॉकेटों में। अगला देखो, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने, शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिरक्षित सूक्ष्म कण से बने होते हैं भैया, टाइटेनियम ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइटेनियम ऑक्साइड। धूम्र पर्दे वायु में टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बनते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से है ना, इंपॉर्टेंट है टाइटेनियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। विकास का सिद्धांत किया था चार्ल्स डार्विन ने, ये तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। अगला देखो, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहता है, नहीं, टूटना विखंडन कहलाता है, यही गलत है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। टेलीफोन ग्राहम बेल ने खोजा, ठीक है, बी गलत है। तो नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाविकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। जो भाग लेंगे ना संलयन में, उनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है। तो देखो, ये देखो, जिंक ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट देखना, शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग होता है। शुष्क सेल से जस्ते का एक बर्तन, शुष्क सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। इसमें कार्बन की छड़ें एनोड का कार्य करती हैं, जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन कैथोड का काम, कार्बन एनोड का काम और जस्ते का जो बर्तन है कैथोड का काम करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण और जस्ते की दीवारों के बीच अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लुगदी भरी होती है। ओके, अगला देखो, एक शुष्क सेल में किसमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह प्रयोग करता है, तो क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, एकदम सही है। नहीं, अरे ये नहीं है भाई, अमोनियम क्लोराइड, हाँ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड भी पड़े ना, ये ऑप्शन। देखो, इसमें किसी द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके कारण इसे शुष्क सेल कहते हैं। इसमें द्रव नहीं होता, इसलिए शुष्क सेल मतलब डाई होता है। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला शुष्क सेल वस्तुतः जिंक कार्बन बैटरी होता है, जिसे शुष्क लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। कौन सा, शुष्क लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। इसमें अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघटय के रूप में प्रयुक्त होता है। कुछ आधुनिक उच्च ऊर्जा की बैटरियों में अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर जिंक क्लोराइड, इंपॉर्टेंट है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है क्या, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड पढ़ लिए। कथन कारण का क्वेश्चन है भैया। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं किया जा सकता, सही है, बिल्कुल सही है। शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, ये गलत है, अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब उत्क्रमणीय मतलब दोबारा भी हो जाए वही। तो ए सही, आर गलत, सी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। शुष्क सेल में प्रयुक्त पदार्थ विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अथवा शुष्क अवस्था में रहते हैं, जिसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। इस सेल का पुनः आवेशन नहीं किया जा सकता है तथा एक बार प्रयोग कर लेने पर बेकार हो जाता है। इसका प्रयोग किसमें, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि में होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जो दोनों दिशाओं में होती हैं। शुष्क सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, एक ही दिशा में होती है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो रसायन ऊर्जा होगी भाई, रासायनिक ऊर्जा। चलो 63 हो गया, 64 देख लो। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, H2SO4 होता है। कार बैटरी में विद्युत अपघट है सल्फ्यूरिक, H2SO4 होता है। इसकी प्रकृति प्रबल अम्ल होती है H2SO4 की। निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरी में, तो सल्फ्यूरिक है ना, सी, H2SO4। विद्युत अपघटनों में विलयन में किसको कार की बैटरी में, तो सल्फ्यूरिक है ना, सी।
कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल, डी। अच्छा, अब बताओ, पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत छुरक यानी सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा? तो निकेल और कैडमियम, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, है। निकेल और कैडमियम पढ़ लो। टॉर्च लाइट, विद्युत छुरक यानी सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश से बैटरियों में निकेल और कैडमियम, क्या? निकेल कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। निकेल और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनमें निकेल हाइड्रोक्साइड की कैथोड, कैडमियम की एनोड, है ना। कैडमियम की एनोड होती है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयुक्त होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अगला देखो, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ? कराईकुड़ी 1953। थोड़ा सा देख लो, CSIR, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट 14 जनवरी 1953 को कराईकुड़ी तमिलनाडु में स्थापित हुआ, है ना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखो, फ्रेयॉन क्या है? प्रशीतक है फ्रेयॉन, तो है ना। टेट्रा एथिलेड एंटीनॉक है। बेंजीन क्या है? बेंजीन कीटनाशक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। यही होता है ना। देख लेते हैं एक बार, तो ऑप्शन डी, यानी 2 1 4 3, तो 2 आएगा पहले में, फिर 1 आएगा। और ये बेंजीन क्या होता है? कीटनाशक होता है। और ये अग्निशामक होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 2 1 4 3 सही पड़े। फ्रेयॉन क्या है? प्रशीतक हो गया, सही है। टेट्रा एथिलेड क्या है? एंटीनॉक एजेंट, टेट्रा एथिलेड एंटीनॉक एजेंट। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अगला देखते हैं। सूची 1 सूची 2 फिर मिलाना है आपको। पदार्थ और उपयोग। एस्पर्टम कृत्रिम मधुकर होता है 3। फ्रेयॉन का है प्रशीतक, कभी पढ़े। 3 4 नियोप्रीन संश्लेषित रबर। और बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामीन। तो क्या होगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2, सी ऑप्शन। ओके, ये फ्रेयॉन प्रशीतक हो गया। बेनाड्रिल क्या हो गया? प्रतिहिस्टामीन, प्रतिहिस्टामीन। सूची 1 सूची 2 मिलाना है। कैवलर क्या है? कैवलर क्या है? संश्लेषित रेशा है, बिल्कुल सही है 2। टैक्सोल क्या है? टैक्सोल, अब देखो, जिंक फास्फाइड रोडेंटनाशी होता है। तो पहले में 2 और तीसरे में 4, पहले में 2 और तीसरे में 4 है कहीं? बस ये मिल गया, बी ऑप्शन। और फिर दूसरे में 3 हो जाएगा, हैं। टैक्सोल हो जाएगा कैंसर रोधी। और नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक, ये तो जानते हैं ये सब। 2 3 4 1 हो गया, 2 3 4 1, बी ऑप्शन। ओके, देखो, केवलर संश्लेषित दवा टैक्सोल इंपॉर्टेंट है, कैंसर रोधी दवा। टैक्सोल कैंसर रोधी दवा। और नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक होता है, ये सब जानते हैं। टैक्सोल कैंसर रोधी दवा है ना, ये थोड़ा सा याद रखना। ओके, चलो अगला देखते हैं। सूची 1 सूची 2। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है? फोटोग्राफी में यूज करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद होती है भैया, बारूद होती है। पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट उर्वरक के रूप में, है ना। और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी। तो क्या हो गया? 2 2 4 1 3, 2 4 1 3 है, 2 4 1 3, हाँ ये ऑप्शन। क्या हो गया? पोटेशियम सल्फेट उर्वरक मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी के रूप में प्रयोग होता है, सही है। कौन सही सुमेलित है? तो देखो, सल्फर डाइऑक्साइड दांत नहीं। और फ्लोराइड प्रदूषण, ये फ्लोराइड दांत से संबंधित है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा से संबंधित है। ओजोन रिक्ता चर्म कैंसर, ये डी सही है। बाकी भोपाल के स्थित MIC बोलते हैं ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये थी। फ्लोराइड दांत प्रदूषण से संबंधित है। फ्लोराइड प्रदूषण से दांत में प्रॉब्लम। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी, ओजोन रिक्ता चर्म कैंसर, ठीक है। अगला देखो, अगला देखते हैं भैया कौन सा है। 75 नंबर कथन कारण का क्वेश्चन है भैया। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है, बिल्कुल राइट है, करते हैं। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही, और व्याख्या भी है, ए ऑप्शन। ओके, फेनिल का एक फिनॉल व्युत्पन्न यानी फिनॉल डिराइव्ड रसायन है। क्या है? फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न यानी फिनॉल डिराइव्ड रसायन है, जिसका प्रयोग घरों, दफ्तरों आदि में रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। कथनों पर विचार करना है आपको। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है अपचायक के रूप में क्रिया करना, सही है, बिल्कुल राइट है। अपचायक के रूप में क्रिया करना, ये सही है। लौह अयस्क से संयुक्त सिलिका को दूर करना, ये नहीं है, 2 नहीं है। ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, ये भी सही है। उपापचयक के रूप में अभिक्रिया करनी है, 1 और 3, है ना, 1 और 3 सी ऑप्शन। कोक अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट है एवं ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है जी। अगला, भट्टी तेल यानी फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह तेल
उपकरणियों यानी रिफाइनरी का एक उप उत्पाद है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कुछ लोग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करते हैं, ये भी सही है। उपयोग के लिए पर्यावरण से गंधक का उत्सर्जन करता है, बिल्कुल राइट है, तीनों सही, डी ऑप्शन है। ओके। ईंधन तेल यानी फ्यूल ऑयल को भट्टी का तेल, फर्नेस ऑयल भी कहते हैं। यह ऐसा ईंधन है जिसमें मुख्य रूप से कच्चे तेल के आसवन के अवशेष होते हैं। स्पष्ट है कि यह पेट्रोलियम रिफाइनरी का उप उत्पाद है, यानी बाई प्रोडक्ट है। कुछ उद्योगों द्वारा इसका ऊर्जा एवं विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भट्टी के तेल में सल्फर भी होता है, जिसके रहने का प्रत्यक्ष परिणाम सल्फर डाइऑक्साइड है। ओके, अगला सूची 1 सूची 2 मिलाना है। टेक्नोलॉजी दिवस तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 11 मई। फोटोग्राफी दिवस 29 अगस्त। नेशनल स्पोर्ट नहीं, ये करनी 19 अगस्त है कहीं, टेक्नोलॉजी नहीं। नागासाकी तो 9 अगस्त हो गया, और 29 अगस्त, हाँ 19 अगस्त है ही, 19 अगस्त है फोटोग्राफी, और नेशनल स्पोर्ट थे 29 अगस्त। तो क्या हो गया, पहले में 3, दूसरे में पहले में 3 हो गया, दूसरे में 4 हो गया, 3 4 और 2 1, 3 4 2 1 है, 3 4 2 1 है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 हो गया। भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 1998 में इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, इंपॉर्टेंट है, 19 अगस्त को। नागासाकी 9 अगस्त, और 1945 में जापान में यहाँ पे परमाणु बम गिराया था, है ना, ये तो याद होगा आपको। ठीक है, चलो। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को किस रूप में नाम निर्देशित किया है? तो रसायन विज्ञान का वर्ष, कोई ज़रूरी नहीं है, तो उस टाइम का करंट है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब पढ़ना है 23 का और 24 का पढ़ना है। ओके, चलो अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय समझौता संगठन और विषय। अच्छा, अब मिलाना है आपको कौन सा है सही है, आपको सही बताना है। तो अल्मा, आगे क्या है, अल्मा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल, ये सही है पहला। हेग समझौता जैविक एवं रसायन शस्त्र, ये सही नहीं है। तलानुवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ये सही है। अंडर 2 गठबंधन बाल अधिकार, ये भी गलत है, 1 3 सही बता रहा है, तो सी ऑप्शन हो गया। देखो अब देख लो एक बार थोड़ा सा। अल्मा आटा घोषणा 1978 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित थी। तलानुवा संवाद COP 23 वैश्विक जलवायु परिवर्तन से। हेग समझौता 1980 अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित था। अंडर 2 गठबंधन, अंडर 2 कोलिशन 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित सरकारों की भूमिका को अपरिहार्य बनाता है। कौन? अंडर 2 कोलिशन 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस, इसके लिए है। ठीक है, तो कौन सा हो गया हमारा 80 होगा कंप्लीट। आ जाओ 81 पे। भोपाल गैस त्रासदी 2 और 3 हैं, 2 और 3 दिसंबर 1984 है कहीं, ये रहा ए ऑप्शन, तो 3 दिसंबर 1984। बिस्फेनॉल ए यानी BPA क्या है? बिस्फेनॉल ए क्या है? कैंसर पहचान करने वाला चिकित्सीय परीक्षण है। खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। देखो इंपॉर्टेंट, बिस्फेनॉल ए यानी BPA एक औद्योगिक रसायन है जो मुख्यतः पॉलीकार्बोनेट नामक कठोर एवं पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग पुनर्निर्माण में आने वाले पानी एवं दूध की बोतलों एवं अन्य उपभोक्ताओं निर्माण के लिए किया जाता है। बिस्फेनॉल ए इपॉक्सी रेसिन्स में भी होता है, जो खाद्य एवं पेयों में धातु के डिब्बों के अंदर सुरक्षा लेप के रूप में इस्तेमाल होता है। बिस्फेनॉल ए जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में संरचनात्मक मुख्य घटक होता है बिस्फेनॉल ए? तो किसमें होता है भैया? पॉलीकार्बोनेट में। अभी पढ़ लिया हम, पॉलीकार्बोनेट में है। किसमें? पॉलीकार्बोनेट में। अगला देखो, बिस्फेनॉल ए एक ऐसा औद्योगिक रसायन है जो सामान्यतः उपभोक्ता प्लास्टिक्स यानी कंज्यूमर प्लास्टिक में प्रयोग होता है। यह विशेष रूप से पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक वस्तुओं में जैसे सनग्लासेज, रियूजेबल बोतल इत्यादि में प्रयुक्त होता है। प्लास्टिक खाद्य कंटेनर इत्यादि में प्रयोग किया जाने वाला यह रसायन हृदय रोग का कारण बनता है। कौन? बिस्फेनॉल ए, इंपॉर्टेंट है। किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनी अधिकार बना दिया? किसने? ब्राज़ील ने सबसे पहले ही किया था। 1976 से ब्राज़ील की सरकार ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रण करना कानूनन अनिवार्य बना दिया है। किसने? ब्राज़ील ने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्राज़ील ने। अगला देखो, इसमें से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? वायु का अकार्बनिक, कार्बनिक नहीं अकार्बनिक, तो हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दोनों, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन साइनाइड हैं, दोनों ही वायु के अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं। अन्य अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर
सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? ये है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र H2S होता है। एक रंगहीन सड़े पदार्थों के दुर्गंध वाली गैस है। यह जहरीली, संक्षारक और ज्वलनशील है। क्या है इसका स्रोत? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सी। नहीं, कार्बन, हाँ डाई नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, डी है। हाँ देखो, किसी ईंधन के पूर्ण दहन, कंप्लीट कंबंशन के लिए वायु की पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है जिससे ईंधन में उपस्थित तत्व ऑक्सीजन के पूर्णतः अभिक्रिया कर सकें। हाइड्रोकार्बन्स ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन के यौगिक होते हैं। जब इनका पूर्ण दहन होता है तो कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। अतः पूर्ण दहन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये बन जाएंगे। वायु या ऑक्सीजन पर्याप्त आपूर्ति न होने पर ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, इनकम्प्लीट कंबंशन होता है। अतः अपूर्ण दहन हेतु कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, फिर कार्बन और जल बनेगा। ठीक है, ये सब बनेंगे। ठीक है, अपूर्ण दहन होगा। ओके, अगला, किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की होगी, यस बिल्कुल। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक होती है। कितनी? 70%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग में प्रतिशत क्या है? तो सबसे ज़्यादा CO2 है, नहीं सबसे ज़्यादा वो होती है। सबसे ज़्यादा बात करें तो इसके हिसाब से आएगा, वैसे तो हाँ CO2 दूसरे नंबर पर आनी चाहिए, CO2 दूसरे नंबर पर आनी चाहिए इसमें। हाँ CO2 दूसरे नंबर, पहले जलवाष्प होता है सबसे ऊपर, तो ये डी ऑप्शन के हिसाब से। इसके हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और फिर कार्बन फ्लो, ये CFC। तो देखो सबसे पहले जलवाष्प होता है 60%, है ना। उसके बाद CO2 आती है, फिर आएगी ओजोन और उसके बाद मीथेन आएगी फिर, है, और फिर नाइट्रस ऑक्साइड और फिर अन्य आती है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। देख लो यार, फिर जलवाष्प, फिर CO2, फिर ओजोन, उसके बाद मीथेन है और फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, लास्ट क्वेश्चन। 29 राज्यों और 6 संघ राज्यों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAMP के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण का सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो PM क्या है? ये है CON2, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाँ ये हो गया डी। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये PM10 और PM2.5, ये सब डी ऑप्शन। ठीक है, ये इनका सब क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम यानी NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम क्रियान्वयन किया जा रहा है। NAMP के अंतर्गत तो 4 वायु प्रदूषण कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस के ऑक्साइड, उसके बाद PM10 और PM2.5, इन सब का निगरानी की जा रही है। तो ठीक है, ये आज हमारा लेक्चर संपन्न। आशा है आपको पसंद आएगा। आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। रसायन विज्ञान कंप्लीट हो गया, कल से कुछ नया और स्पेशल शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।